नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेस में। बिहार पुलिस के एग्जाम डेट आ गया है और प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट भी मार्केट में आ गया है। पूरे सेट को हम 10 दिन में लेकर आएंगे क्योंकि इसमें टोटल 20 सेट दिया हुआ है। सुबह शाम 9 बजे इसे पब्लिश किया जाएगा। आप इसे पूरा जरूर देखें क्योंकि ये फुल डिटेल सोल्यूशन के साथ हम लेकर आए हैं और काफ़ी फायदा करेगा एग्जाम में। और आज जो है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची में? पंचायती राज प्रणाली किस सूची में? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सूची में है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूची की वर्णन किया गया है। कौन कौन? एक तो केंद्र सूची का वर्णन किया गया है, दूसरा जो वर्णन किया गया है वो राज्य सूची के बारे में वर्णन किया गया है, और तीसरा जो वर्णन किया गया है वो समवर्ती सूची के बारे में वर्णन किया गया है। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? तो जो केंद्र सूची है इसके विषय पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकता है। संविधान लागू होने के समय इसके अंतर्गत जो है वो 97 विषय थे, लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं? 98 है। और इसके अंतर्गत आते हैं सेना, रक्षा, विदेश मामले, रेल, डाक, बचत, परमाणु ऊर्जा, जनगणना आदि। और अगर हम राज्य सूची की बात करते हैं तो इस सूची में जो है वो दिए गए विषयों पर राज्य सरकार ही कानून बनाती है। और संविधान लागू होने के समय इसके अंतर्गत कितने विषय थे? तो 66 विषय थे। और अभी जो वर्तमान में विषय हो गए कितने हो गए? 59 विषय हो गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अंतर्गत जो आते हैं राज्य पुलिस, जिला, अस्पताल, सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि, राज्य स्तरीय सड़क आदि। अब आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो है इस विषय पे राज्य एवं केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। और संविधान लागू होने के समय इसके अंतर्गत जो थे वो कितने थे? 47 विषय थे। और अभी जो है वो वर्तमान में कितने विषय हैं? तो 52 विषय हैं। इससे कितने क्लियर हो गए? बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। और समवर्ती सूची के विषयों के नाम में है अंतर्देशीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, शिक्षा। ध्यान रखिएगा, शिक्षा, समाचार पत्र और जनसंख्या नियंत्रण ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अब आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भारत के महान्यायवादी का वेतन तथा भत्ते। महान्यायवादी का वेतन तथा भत्ते संचित निधि पर भारित नहीं होता है। अनुच्छेद 266 भारत का संचित निधि वह निधि है जिसमें भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व और उसके द्वारा लिए गए सभी उधार जमा किए जाते हैं। संसद विनियोग विधेयक पारित करके भारत सरकार को संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देता है। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान संशोधन किसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 101वां 2017 में हुआ था संविधान का संशोधन, जिसके अंतर्गत जीएसटी को लागू किया गया था। भारत में जीएसटी दिवस जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी का पूरा नाम जो है वो क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी पंजीकरण की संख्या ये भी पूछ दिया जाता है। टोटल जो है वो 15 डिजिट का होता है। कितना डिजिट का होता है? 15 डिजिट का होता है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह के रीट जारी करती है, जिसमें से एक है। इनमें से एक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकार परीक्षा लेख। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो 5 तरह के रीट जारी करता है, जिसमें एक है अधिकार परीक्षा लेख। कौन कौन भाई है वो जो 5 तरह के रीट जारी करता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत। और अगर 226 कभी कभी दे दिया जाता है ऑप्शन में, तो अनुच्छेद 226 के तहत जो है वो कौन जारी करता है? तो ये उच्च न्यायालय जारी करता है। और सर्वोच्च न्यायालय कितना पे करता है? ये 32 के। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 खाली स्थान से संबंधित है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पद मुक्ति का संबंध जो है अनुच्छेद 148 में वर्णन है। और अनुच्छेद 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां जो है वर्णन है। कै का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, या अधिकतम जो होता है कितने वर्षों तक? तो अधिकतम जो है ये ध्यान रखिएगा 65 वर्ष की आयु तक होता है। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के वर्तमान जो है सीएजी हैं, कैग हैं। अगला है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर क्या है? तो डेबिट कार्ड से सीधे बैंक खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं,
जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक ऋण लिया जा सकता है। डेबिट कार्ड से सिर्फ अपने अकाउंट में जितना पैसा है उतने ही निकाल सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड में एक निश्चित सीमा तक भी ऋण लिया जा सकता है। डेबिट कार्ड जो है वो कितने अंकों का, 16 अंक के होता है। डेबिट कार्ड मूल रूप से बैंकों द्वारा जारी एटीएम कार्ड होता है, और एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। 2011 के जनगणना के अनुसार केरल जो है वो 93.91% के साथ, और मिजोरम जो है 91.31% के साथ सर्वाधिक साक्षरता दर वाला ये दूसरा राज्य, और केरल जो है वो पहला राज्य है। और अगर गोवा की साक्षरता दर की बात करें तो कितना है, 88.70 है। त्रिपुरा की साक्षरता दर 87.22 है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया है उसमें कह रहा है कि किस राज्य की साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है। और ऐसे कहा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है, तो वो है बिहार। कितना है, तो वो 61.80% है। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की है? पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, BKR बी राव। BKR बी राव भारत के अर्थशास्त्री ने सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से जो राष्ट्रीय आय की गणना की थी। BKR बी राव ने 1931-32 में भारत के राष्ट्रीय आय की गणना की है। अगला है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात जो है वो सबसे कम है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दमन और दीव का। जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव का लिंगानुपात जो है वो सबसे कम है। 2011 के जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में लिंगानुपात कितना है, तो 618 है। और अगर सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो 1037 के साथ जो है पुडुचेरी सबसे आगे है। अब लिंगानुपात कहता क्या है, तो उसमें कहता है लिंगानुपात बराबर होता है स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुना क्या हो जाता है, 1000 से लिंगानुपात कहते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो कौन है, तो वो राज्य है केरल। कितने के साथ है, अगर प्रश्न में पूछ दिया जाए तो 1084 में के साथ सबसे ज़्यादा, और सबसे कम वाला जो है वो कौन है, तो वो हरियाणा राज्य है। हरियाणा राज्य 879 के साथ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? इनमें से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रामकृष्ण मिशन की शुरुआत बंगाल में हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में कलकत्ता स्थित बेल्लूर में किया गया था। और अगर पूछ दिया जाए कि सत्यशोधक समाज की स्थापना, तो ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 में किया गया था। आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में किया गया था। सत्यशोधक समाज के 1873 में किसके, ज्योतिबा फुले के द्वारा। और प्रार्थना समाज की स्थापना बंबई में आत्माराम पांडुंग द्वारा कब किया गया था, तो 1867 ईस्वी में किया गया था। अगला है, पाटलिपुत्रा को किस मगध शासक ने बसाया था? पाटलिपुत्र को किस मगध शासक ने बसाया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदयन ने। उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या के करके गद्दी पर बैठा था। उदयन ने पाटलिपुत्र को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था। हर्यक वंश के संस्थापक कौन था, तो वो था बिंबिसार। कौन था, बिंबिसार था। और बिंबिसार का जो पुत्र था वो अजातशत्रु था। अजातशत्रु के पुत्र था वो कौन था, वो उदयन था। कौन था, उदयन था। हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र जो हुआ वह कौन बना, नागदशक जो है वह अंतिम शासक था। अगला है, आधुनिक भारत के इतिहास में सहायक संधि की शुरुआत किसने की? आधुनिक भारत के इतिहास में सहायक संधि की शुरुआत किसने की? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। आधुनिक भारत में के इतिहास में सहायक संधि की शुरुआत वेलेस्ली ने की। सहायक संधि भारतीय रियासतों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच भारत में अंग्रेजी राज के विस्तार के उद्देश्य से शुरू की गई थी। सहायक संधि पर हैदराबाद के निजाम द्वारा 1798 ईस्वी में पहली सहायक संधि का स्वीकार कर हस्ताक्षर किया गया था। सहायक संधि करने वाले राज्यों में था हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, मराठा आदि। अगला है, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। कब से कब तक हुआ, तो 1756 से लेकर 1763 ईस्वी के बीच लड़ा गया था सप्तवर्षीय युद्ध।
अगला है रंजन, परी, यश, चारू, रीतु और गुंजन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर जो है वो मुख करके बैठे हुए हैं। किसके ओर मुख करके बैठे हुए हैं? केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। रंजन परी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा, यश रंजन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, चारू रंजन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है, रीतु चारू के निकटतम पड़ोसी है। तो पूछ रहा है परी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो सबसे पहले एक सर्किल बनाएंगे और इस तरह के जितने लोगों के 6 लोगों को बैठने का जगह है वो कर दें, और प्रश्न के अनुसार हम एक एक करके करेंगे कि रंजन जो है वो परी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। अगर मान लिया कि रंजन बैठा हुआ है तो अगर परी के तीसरे स्थान पे, तो यहाँ पर ही परी होगी, परी के जो बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। यश जो है रंजन के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, यानी यश जो है वो यहाँ बैठा हुआ है। चारू रंजन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, और यहाँ पर जो है वो चारू दूसरे स्थान। रीतु चारू के निकटतम पड़ोसी है, रीतु यहाँ पे हो जाएगा। तो जो बच जाएगा एक, वो कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा गुंजन हो जाएगा। तो परी के दाईं ओर, परी जो है यहाँ पर क्या है? यहाँ पर परी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है? तो हमें इस कर लेंगे, पहले स्थान ये हो जाएगा और दूसरे स्थान दाईं ओर ये हो जाएगा। तो गुंजन ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 आयत है। अगर इससे पूरा लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना? 1 + 2 + 3 2 5 एक 6 आयत हो जाएगा, और 4 और 5 को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 आयत हो जाएगा। यानी हमारे पास आकृति में कितने आ गए? 6 + 3, क्योंकि 1 2 और 3 ये जुड़ जाएगा तो 6 3 9 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा बी। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर देखना है कि ये किस तरह है। अगर हम 6 × 4 करते हैं, 6 × 24 + 5 करते हैं, यानी 6 × 4 आई + 5 ये जोड़ देते हैं तो 29 हो जाता है। 8 × 5 = 40 और यहाँ पर 8 रहता तो हो जाएगा 48। आंसर हमारे पास हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। चलिए कुछ प्रश्न इंग्लिश का भी रहता है, वो भी देख लेते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड वर्टेब्रेट एनिमल्स दैट क्रॉल ऑन द ग्राउंड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर 17 का हो जाएगा डी, रेप्टाइल्स हो जाएगा। रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाला जंतु हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। यहाँ पर क्या कर रहा है? सिनोनिम्स का पूछ रहा है किसका? एलिगेंट का। एलिगेंट मतलब क्या होता है? तो एलिगेंट मतलब होता है सुंदर, और इसका जो सिनोनिम्स होता है वो कौन कौन होता है? अगर सुंदर के कह दिया है तो एक तो होता है ग्रेसफुल, ग्रेसफुल, एक होता है रिफाइंड या सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड। ये सब जो है इसका सिनोनिम्स होगा। इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। आइडियम का मीनिंग बताना है बॉटम लाइन का, तो इसका जो हो जाएगा बॉटम लाइन का, तो ये हो जाएगा कौन सा? 19 का जो है बी हो जाएगा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएगा, क्योंकि बॉटम लाइन का हिंदी का अर्थ होता है अति महत्वपूर्ण तथ्य, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। 20वां नंबर क्वेश्चन के अगर देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, इट इज ए वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू, और इसका सही जवाब हो जाएगा कीप ए सीक्रेट। इट इज ए वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू कीप ए सीक्रेट। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड। एनरिच का एंटोनिम्स दिखाना है। एनरिच मतलब किसी वस्तु की गुणवत्ता को बढ़ाना। इसका एंटोनिम्स की अगर बात करें तो ये हो जाएगा डिप्लेट। क्या होगा? डिप्लेट होगा। डिप्लेट मतलब होता है खाली करना। क्या है? खाली करना या कम करना होता है। अगला है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इज पैसिव वॉइस। दे हैव डेकोरेट द हॉल ब्यूटीफुली, और इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? द हॉल हैज बीन डेकोरेटेड ब्यूटीफुली बाई देम हो जाएगा। चूज द ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द बोल्ड सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीट द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। नाभिका इज ए सुप्रब एंड इम्प्रेसिव चाइल्ड इन हर क्लास, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या होगा? ब्रिलियंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रिलियंट। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। व्हेन द पेशेंट रिकवर ही हैज खाली स्थान फ्रॉम द हॉस्पिटल, और इसका आंसर हो जाएगा बी, डिस्चार्ज। व्हेन द पेशेंट रिकवर ही वाज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था?
और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल गैजेट। कौन था? बंगाल गैजेट। यह एक अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक पत्र था जिसे जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा शुरू किया गया था। उदंत मार्तंड जुगल किशोर शुक्ला की प्रकाशन था और हिंदी भाषा में उदंत मार्तंड के नाम से पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। यह भी ध्यान रखिएगा। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना? अभिज्ञान शकुंतलम। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालिदास की ये रचना है अभिज्ञान शकुंतलम। इनकी और भी प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन है? तो विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभव और मेघदूतम, ये सभी जो है वो कालिदास की रचनाएं हैं। कृति, कृति का समानार्थी शब्द होता है और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रचना। कृति का समानार्थी शब्द जो होता है वो रचना होता है। जो मरने वाला हो, जो मरने वाला हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? और इसका सही जवाब होगा डी, मरणासन। क्या होगा? मरणासन। जो मरने की स्थिति में उसे मरणासन कहा जाता है। मरने की इच्छा रखने वाला को मुमूर्षु कहा जाता है। क्या कहते हैं? मुमूर्षु कहा जाता है। प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इक प्रत्यय है। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द या धातु के पश्चात जुड़कर यौगिक शब्द की रचना करता है। इनमें स्त्रीलिंग कौन है? इस 4 ऑप्शन में पूछ रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, रचना। रचना शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। लिंग शब्द संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। संस्कृत में लिंग को 3 भेद कहा गया है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और एक नपुंसक कहा गया है। निम्न विकल्पों में सही क्रम वाला विकल्प चुने। सही क्रम वाला जो है वो विकल्प चुने। घर सड़क के उस पार था, उसने उद्यान को पहचान लिया, बस समझ गया कि वह कहाँ है, वह इलाहाबाद में ही तो था, लाउदर रोड पर। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है, वह इलाहाबाद में ही तो था, लाउदर रोड पर, घर सड़क के उस पार था। यानी आंसर जो हो जाएगा 31 का बी हो जाएगा। वर्णित वाक्यों का सही क्रम में लगाएं। वर्णित वाक्य को सही क्रम में लगाए तो होगा महाराज जनक के जीवन में कोई भूल को गई थी, मरने पर उन्हें यमलोक जाना है। महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक, वे प्रसन्नता पूर्वक चले गए। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सी, बी, ए, डी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या का निम्न में से कौन सा सीधा अनुपातिक होता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या का निम्न में कौन सीधा अनुपातिक होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आवेशित कण के संवेग से। आवेशित कण के संवेग से। कोई स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु अपनी चाल के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय डैश डैश 90 सेकेंड में दूरियों को किस प्रकार की श्रेणी में बनाते हुए तय करेगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, समानांतर श्रेणी में बनाते हुए ये तय करेगा। अगला है 4 ओम संयुक्त प्रतिरोध पाने के लिए निम्नलिखित में किस एक प्रतिरोध को 12 ओम प्रतिरोध को समानांतर में रखा जाएगा? यानी हमारे पास जो है एक जो ओम दिया हुआ है वो 12 ओम के है। दूसरा क्या रहेगा कि समानांतर में रखा गया हो, यानी पैरेलल में रखा गया हो। दूसरा हमें एक्स ये निकालना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 1/RP, यानी पैरेलल का जो होता है वो 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। 1/R1 की जगह पर 12 है और R2 की जगह पर x है। यहाँ पर से हो जाएगा 1/x बराबर क्या हो जाएगा, और 1/R जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1/4, मैंने 4 दिया हुआ है, 1/4 माइनस 1/12, x बराबर हो जाएगा 4 गुना 12/12 माइनस 4 हो जाएगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा 6 ओम। कितना हो जाएगा? 6 ओम। आंसर होगा कौन सा? सी हो जाएगा। साधारण दोलक की आवृत्ति f हर्ट्ज है, 2 मिनट में दोलक दोलन करेगा। और इसका आंसर हो जाएगा डी, 120 f बार करेगा। साधारण दोलक की आवृत्ति f हर्ट्ज है तो 2 मिनट में दोलक कितना? 120 f बार दोलन करेगा। क्योंकि 1 सेकेंड में दोलन की संख्या f है, 120 सेकंड में दोलन की संख्या क्या होगा? 120 f होगा। आवृत्ति प्रति सेकंड किए गए दोलन की संख्या को कहते हैं। तो n बराबर जो होता है 1/t होता है, यानी हमारे पास जो हो जाएगा कितना? तो 120 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 120 f, क्योंकि आवृत्ति बराबर हो 1/आवर्तकाल होता है। एक समान वृत्तीय गति करने वाले किसी कण के लिए निम्न में से अशुद्ध कथन का चुनाव कीजिए। तो त्वरण का परिमाण नियत नहीं रहता है, ये जो है वो अशुद्ध कथन है। एक समान वृत्तीय गति से संपन्न करने वाले किसी कण के लिए त्वरण का
परिमाण नियत नहीं रहता, कथन गलत है। एक समान वृत्तीय गति में चाल नियत रहती है। क्या रहती है? चाल जो है वो नियत रहती है। इसमें संवेग, आवेग, बल, वेग, कोणीय संवेग आदि नियत नहीं रहता है। वृत्तीय गति में अनंत बार दिशा में परिवर्तन होता है। ये सब ध्यान रखिएगा। F और 2F के बीच रखी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, वास्तविक एवं उल्टा होता है। F और 2F के बीच रखी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक एवं उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जाता है। अगला है निम्नलिखित में कौन से बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं? और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाशीय केंद्र। कौन सा हो जाएगा? प्रकाशीय केंद्र, ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा जो है वो कथन सही है। तो यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है, बिल्कुल सही है। यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होता है। और फ्यूज तार जो है वो बना हुआ किसके रहता है? लेड, जिसे पीवी कहते हैं, और टीन एसन से बना होता है। यह सर्किट में अधिक विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है। ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन का गुण किसमें पाया जाता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, अमोनियम क्लोराइड में। ऊर्ध्वपातन का गुण अमोनियम क्लोराइड यानी जिसका फार्मूला होता है NH4Cl में पाया जाता है। पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में कौन कौन है? तो कपूर है, आयोडीन है, नेफ्थलीन है और अमोनियम क्लोराइड है, एंथ्रासिन है आदि है। और यदि तरल, द्रव या गैस में उपस्थित कणों को जमीन पर आकर बैठ जाना अवसादन या तलछटीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपीटी कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सैंधव सभ्यता के स्थल नहीं है? इनमें से कौन जो है वो सैंधव सभ्यता का स्थल नहीं है? और आंसर हो जाएगा डी, लंघनाज। लंघनाज सैंधव सभ्यता का स्थल नहीं है। लंघनाज गुजरात में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो है पूरा स्थल है। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही है? कौन सी जोड़ी इसमें से सही है? आंसर हो जाएगा ए, चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट। भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड के समय ही रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। वायसराय चेम्सफोर्ड का कार्यकाल जो था वो कब से कब था? 1916 से लेकर 1921 ईस्वी था। और रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था भारत में राष्ट्रवाद को कुचलना था। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? तो 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के खाली स्थान के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। और इसका आंसर हो जाएगा डी, लाहौरी गेट में। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लाल किला के ऊपर 16 अगस्त 1947 को नेहरू के द्वारा झंडा फहराया गया। और वही ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी दिया गया। पिंगली बेंकिया के द्वारा भारत का तिरंगा झंडा तैयार किया गया था। अगला है, भारत के सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेनों में से एक गतिमान एक्सप्रेस किस वर्ष चलाई गई? गतिमान एक्सप्रेस। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2016 में चलाया गया। वर्तमान में भारत की सबसे तेज गति वाला ट्रेन जो है वो कौन है? तो वो है वंदे भारत, जिसे क्या कहा जाता है? ट्रेन 18 भी कहा जाता था। वंदे भारत का शुभारंभ कब किया गया था? तो 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से कहाँ तक? वाराणसी तक किया गया था। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा डी, जीबी मावलंकर थे। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर जो है वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने और 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर जो है वो बने रहे। अगला है, भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1951-52 ईस्वी में पहला चुनाव हुआ था। यह चुनाव जो है वो कितना? 489 सीटों के लिए हुआ था। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने। और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी मीरा कुमारी थी। कौन थी? मीरा कुमारी थी। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है? सही आंसर हो जाएगा वो है युद्ध भी है, बाह्य आक्रमण भी, सशस्त्र विद्रोह सभी है। संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 तक के आपातकाल के उपबंधों के बारे में वर्णन है। अगर अनुच्छेद 352 में क्या है? तो यह है युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह।
और 356 में है राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात अथवा राष्ट्रपति शासन। और 360 में जो है वित्तीय आपातकाल जो है वो है 360 में। संपत्ति के अधिकार और मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1978 ईस्वी में हटाया गया। और कईवें संविधान संशोधन में? तो 44वें संविधान संशोधन में ये हटाया गया था। राज्य और केंद्र के बीच सत्ता विभाजन के लिए संविधान की सूची नहीं है। आंसर हो जाएगा ए प्रवर्ती सूची नहीं है। संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची, 3 सूची तो है लेकिन प्रवर्ती सूची नहीं है। गरीबी के माप की कौन सी समान विधि प्रयोग में लाई जाती है? गरीबी के माप की कौन सी समान विधि प्रयोग में लाई जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा सी आय एवं व्यय दोनों। गरीबी की मापने का समान विधि आय स्तर और व्यय स्तर पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों की मुख्य भूमिका क्या है? व्यावसायिक बैंकों की मुख्य भूमिका क्या है? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना। व्यावसायिक बैंकों द्वारा जनता का धन जमा किया जाता है और क्रेडिट भी दिया जाता है। भारत के प्रथम बैंक हिंदुस्तान बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1770 ईस्वी में किया गया था। और भारत का सबसे पुराना बैंक इलाहाबाद बैंक है जिसकी स्थापना 1865 ईस्वी में किया गया था। बचत खाते का उद्देश्य क्या है? बचत खाते का उद्देश्य क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ए जमा पर ब्याज अर्जित करना। बचत खाते खुदरा वित्तीय संस्थाओं द्वारा बनाए रखे जाने वाले खाता को कहते हैं जो ब्याज तो प्रदान करते हैं लेकिन उन्हें सीधे तौर पर धन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बचत खाता वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। 1 अप्रैल 2010 से बचत खाते पर ब्याज प्रतिदिन जमा के आधार पर दिया जाता है। निम्नलिखित स्थानों में उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है वो चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं। बेंगलुरु जो है वो वायुयान के लिए है, कोरबा जो है वो एल्यूमिनियम के लिए है, जमशेदपुर जो है लौह इस्पात के लिए, और मलाज खंड जो है वो तांबा के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है 2 संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि ए को 6%, बी और बी के 4% का योग, ए के 7% और बी के 11% के योग का 2/5 है। तो अनुपात ए अनुपात बी का मान जो है वो क्या होगा? तो प्रश्न में कह रहा है कि a गुना 6/100 प्लस b गुना 4/100 बराबर है कितना? तो वो है a गुना 7/100 प्लस b गुना 11/100 गुना 2/5 है। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो होगा 30a प्लस 20b बराबर 14a प्लस 22 क्या होगा? b होगा। यानी 16a बराबर हो जाएगा 2b। तो a/b कितना हो जाएगा? 2/16 यानी 1/8। 1:8 ऑप्शन हो जाएगा सी। सरल कीजिए। सरल करना है तो सबसे पहले का होगा 13 का 13 यानी हो जाएगा 13/13 गुना 13। यानी इसे पहले हल कीजिए तो 169 यानी 13/169। जब इसे काटिएगा तो 13 ही आएगा। तो हो जाएगा 1/13 प्लस कितना है? तो वो 13 है। तो ये हमारे यहाँ तक तो हो गया। फिर इसको भी हल कीजिएगा। जब इसे हल कीजिएगा तो हो जाएगा इतना बटा क्या है 13/13 गुना 13 प्लस 13 यानी 13 प्लस 13 आ जाएगा। इसे और सोल्व कीजिएगा तो 170/13 भागा हो जाएगा कितना? 26। 13 प्लस 13 26 हो जाएगा। इसे और सोल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 85/169। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दूध और पानी का 25 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण 50% पानी हो जाए? मिश्रण में दूध का मात्रा कितना है? तो 25/5 गुना 3 बराबर 15 लीटर है। मिश्रण में 50% पानी के लिए कुल मिश्रण कितना होगा? तो 15/50 गुना 100 बराबर होना चाहिए 30 लीटर। मिश्रण में मिलाया गया पानी की संख्या कितना हो जाएगा? 30 - 25 बराबर 5 लीटर। तो आंसर हमारे पास जो आ जाएगा वो हो जाएगा 5 लीटर बी हो जाएगा। 2 रेलगाड़ियां एक स्टेशन से एक ही समय पर एक ही दिशा में 90 किलोमीटर पर घंटा और 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है। 5 घंटे बाद दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? तो रेलगाड़ी के सापेक्ष चाल क्या होगा? 90 - 80 बराबर हो जाएगा 10 किलोमीटर बराबर। 5 घंटे बाद रेलगाड़ियों के बीच की दूरी कितना होगा? 10 गुना 5 बराबर 50 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा।
पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या 10% की वृद्धि हुई, अगले वर्ष के दौरान जनसंख्या 10% की कमी आई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की कुल जनसंख्या 19,800 थी तो पहले वर्ष के शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी? तो दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी? 19,800, जो कि दिया हुआ है। पहले वर्ष की शुरुआत में हो जाएगा 19,800 के गुना 100/90 और गुना 100/110, यानी एक बार जो है वो 10% की कमी हुआ, एक बार जो है 10% की वृद्धि हुआ, ये हो जाएगा 20,000। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 3 सदस्य हैं, माता पिता और पुत्र। एक परिवार की औसत आयु जो है वो 44 वर्ष है। पुत्र की शादी के बाद परिवार की औसत आयु 39 वर्ष हो जाती है। बहू की आयु क्या होगा? तो बहू की आयु जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 गुना 39 और -3 गुना 44 कर दीजिएगा, सीधे सीधे आंसर हो जाएगा 156 - 132, 24 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 वर्ष हो जाएगा। एक समानांतर श्रेणी के प्रथम 9 पदों का योग क्या होगा यदि पहला पद 7 है और अंतिम पद जो है वो 55 है? एपी में n पदों का योग जो होता है, हमारे पास फार्मूला SN बराबर वो क्या होता है? n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद होता है। अब n बराबर n है, n बराबर 9 है, प्रथम पद 7 है, अंतिम 55 है, तो बस S9 को हम निकाल लेंगे। 9/2 होगा 7 + 55, आंसर आ जाएगा 279। कितना आ जाएगा? 279, ऑप्शन डी। दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा? एक व्यंजक दिया हुआ है 1 - tan² थीटा sec² थीटा, से लिख सकते हैं sec² थीटा tan² थीटा sec² थीटा बराबर 1/sec² थीटा हो जाएगा। और इसे फिर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो ये हो जाएगा cos² थीटा इंटू sin² थीटा sin² थीटा लिख सकते हैं। 1/sec² को cos² लिखें, sin² थीटा sin² थीटा से ऊपर नीचे काट भी देंगे तो उतना ही आएगा। इसे लिख सकते हैं sin² थीटा इंटू cos² थीटा sin² थीटा, ये हो जाएगा sin² थीटा इंटू cot² थीटा। ऑप्शन में कौन सा है? तो ऑप्शन में हो जाएगा बी। त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन के सामान्य अणुसूत्र क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी CnH2n-2 होता है। त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। निम्न में से किसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डायमंड। हीरा जो है वो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। इसका प्राकृतिक स्रोत जो है वो किम्बरलाइट पत्थर है। काले हीरे को बोट भी कहते हैं। अगर इसका वर्तनांक कभी कभी पूछ लिया जाता है 2.417 होता है। इसको छोड़कर निम्नलिखित में सभी संघनन बहुलक है? और इसका आंसर हो जाएगा डी पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट को छोड़कर जो सभी संघनन बहुलक है। उप सहसंयोजकता में निम्न में क्या होता है? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा सी, एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की 2 परमाणुओं के मध्य साझेदारी होता है। उप सहसंयोजकता में एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को 2 परमाणुओं के मध्य साझेदारी होता है। अगला प्रश्न है कि मैग्नीज का एस कौन है? मैग्नीज का एस कौन है? सही जवाब हो जाएगा ए पायरोल्यूसाइड। पायरोल्यूसाइड, इसका सूत्र जो होता है क्या होता है? MnO2 होता है। मैग्नीज का परमाणु संख्या कितनी होती है? तो मैग्नीज का परमाणु संख्या जो होती है वो 25 होती है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का हमें चयन कीजिए। कथन है अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। कार्बन यौगिकों के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक प्रबल नहीं होता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा कथन 2 तो सत्य है लेकिन कथन 1 जो है वो असत्य है। कार्बन यौगिकों के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक प्रबल नहीं होता है। कार्बनिक यौगिक सहसंयोजक बंधन के कारण बनते हैं, अतः यह एक कमजोर यौगिक होता है। द्वीप विस्थापन अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही हो जाएगा बी, 2 अभिकारकों के बीच आयनों का विनिमय। क्या होगा? विनिमय। यह पाया गया है कि किसी कांच के प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है उस रंग घटक के लिए कांच का वर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि μb, μy और μg क्रमशः नीले, पीले और हरे प्रकाश के लिए वर्तनांक है तो इनके बीच कौन सा संबंध सही है? आंसर हो जाएगा ए, μb ग्रेटर देन μg ग्रेटर देन μy। अपवर्तनांक म्यू बराबर जो होता है 1/λ होता है। जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही कम होगा। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम लेकिन बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है। अगर अपवर्तनांक के आधार पर विभिन्न रंग देखते हैं
तो हमारे पास हो जाएगा म्यू वी ग्रेटर देन म्यू आई ग्रेटर देन म्यू बी ग्रेटर देन म्यू जी ग्रेटर देन म्यू बाई ग्रेटर देन म्यू ओ ग्रेटर देन म्यू आर। अगला है विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए किस ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मेरिस्टेमेटिक। क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन वो राज्य है? तो यहाँ पर लिख लीजिए, काफी बार प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, उसके बाद कौन है? त्रिपुरा है, और आखिरी में जो स्टेट है वो कौन है? वो मिजोरम है। यहाँ से वो कर्क रेखा होकर गुजरती है इन 8 राज्यों से। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। चिपको आंदोलन भारत में वन संरक्षण आंदोलन था। इस आंदोलन के नायक कौन थे? इस आंदोलन के नायक थे सुंदरलाल बहुगुणा थे। भारतीय राष्ट्रीय का जलीय जीव कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? और सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी डॉल्फिन है। 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु जो है वो कौन था? हाथी है। अगर राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो कौन है? वो कमल है। और राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो मयूर है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो वो बरगद है। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? और इसका आंसर हो जाएगा ए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो है वो म्यांमार से मिलती है। सीमा की लंबाई कितनी है भारत के साथ सटा हुआ? 1643 किलोमीटर। और ये 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जो है से सटे हुए हैं। ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से जुड़ा है? ऑपरेशन फ्लड, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा डी हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड पशुपालन क्षेत्र से जुड़ा है। ऑपरेशन फ्लड दूध क्रांति से संबंधित योजना है जो श्वेत क्रांति के नाम से भी जाता है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत जो है 1970 ईस्वी में हुआ था और श्वेत क्रांति के जनक भारत के डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है कैमूर पठार। रोहतास चूना पत्थर और बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो उड़ीसा है। राजस्थान का खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और जम्मू कश्मीर और राजस्थान में लिथियम की खोज की गई है, ये ध्यान रखिएगा। सही सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित है? 29 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो मनाया जाता है 24 जनवरी को। क्या है? 29 दिसंबर को राष्ट्रीय काली मिर्च दिवस और मंगोलिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? और इसका आंसर हो जाएगा बी बौद्ध धर्मों का। भूटान देश में लगभग 75% जो है आबादी बौद्ध धर्म के अनुसरण करती है। ब्रजयान बौद्ध धर्म भूटान का राजकीय धर्म भी है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो महात्मा बुद्ध है। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत की है? प्रेरणा प्रोग्राम की सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम लॉन्च किया है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7% है। विश्व बैंक 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर जो है वो 7.5% रहने का अनुमान लगाया है। जाग्रेब ओपन एकल 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में 57 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी अमन सहरावत ने। 20 वर्षीय अमन सहरावत ने चीन के जो बान हाओ को 10-0 से हराकर यह उपलब्धि हासिल किया है। विश्व आर्थिक मंच WEF ने हाल ही में के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 की रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 36वां स्थान दिया गया है। हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। और इसका सही जो जवाब है ऑप्शन हो जाएगा ए विनोद गनात्रा को मिला है।
9 मीटर ऊंचे खंबे की छाया 3√3 मीटर लंबी होने वाले सूर्य के उन्नयन कोण क्या होगा। 9 मीटर ऊंचे खंबे की छाया जो है 3√3 मीटर लंबी होने पर सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ये 9 मीटर का है, यहाँ से इस तरह के है, और ये हमारे पास ये है 3√3 मीटर ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर से हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब, यानी लंब 9 बटा आधार 3√3। तो tan थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर √3 का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, यानी उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक समबाहुभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल a तथा उसकी ऊंचाई b है, तो b² a का मान क्या होगा। मान लिया कि एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी जो है समबाहु त्रिभुज, अगर मान लीजिए a मान लीजिए, b मान लीजिए, c मान लीजिए, ये x मान लीजिए, इसको एक, इसका b, और ये जो है वो x है। क्षेत्रफल a तथा इसकी ऊंचाई क्या है, b है, तो b² a का मान ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a दिया हुआ है, यानी √3/4x² बराबर a दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई b दिया हुआ है, यानी √3/2x बराबर क्या हो जाएगा, b दिया हुआ है। दोनों दिया हुआ है, तो मान बस रख लीजिए, दीजिए √3x/2 के होल स्क्वायर बटा √3/4 गुना क्या हो जाएगा, ये x² हो जाएगा। गुना नहीं मैंने x² ही है, तो जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 3x²/4 हो जाएगा, और गुना हो जाएगा 4/√3x²। जब इसे करिएगा तो √3 आएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सिर्फ ए और बी का ये फार्मूला जानना जरूरी है, उसके बाद आपको इजी लगेगा सोल्व करना। अगला है, एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 मीटर कम है, यदि आयत का परिमाप 68 मीटर है तो आयत की लंबाई क्या होगा। लंबाई जो है वो क्या है, x है, चौड़ाई क्या है, x - 2 मीटर है। प्रश्नानुसार 2 × x + x - 2 बराबर क्या दिया हुआ है, 68 दिया हुआ है। परिमाप जो दिया हुआ है 68 दिया हुआ है, हो जाएगा 2x - 2 बराबर क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो x बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्या होगा, x इधर हो जाएगा, 36 18 तो नहीं 36, x बराबर जो मान आ जाएगा वो 18 मीटर है। निम्नलिखित में कौन मूल बिंदु के निर्देशांक है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक कौन होता है, वो 0 0 होता है। अगर यहाँ से कहा जाए तो ये पॉइंट जो है वो मूल बिंदु है, और इसका जो मान होता है क्या होता है, 0 0 कोऑर्डिनेट होता है। उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। चित्र परिचय, नक्शा, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शब्दावली, पाठ हो जाएगा। पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानिए, घूर्णन की अनुमति नहीं है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। यदि प्लस और भागा को आपस में बदल दिया जाए और गुना और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। जब इसे बदलिएगा तो ये हो जाएगा 10 + 2 गुना 6 - 7 भागा 1। जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 15। सही जवाब होगा बी। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी है, मानव रक्त में सही जवाब होगा ऑप्शन कौन सा, डी, श्वेत कोशिकाएं हैं। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। WBC को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है उनमें से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ए, मार्सिलिया। मार्सिलिया टेरिडोफाइटा समूह का पौधा है। ये जो है वो क्या है, वो है टेरिडोफाइटा समूह के पौधा है। महाधमनी निम्न में से किस शीर्ष पर शुरू होती है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बायां निलय। महाधमनी बायां निलय के शीर्ष पर शुरू होती है। महाधमनी शरीर के सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी है, जिसमें से ऑक्सीजन मिश्रित रक्त सारे शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन का संचारण करता है। 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, बी। आंसर हो जाएगा बी। 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए डोइजी एंड डैम को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है 1901 में किया गया था। विटामिन के कमी से रक्त में थक्का नहीं बन पाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। क्या है, फिलोक्विनोन है। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में, और इसका आंसर हो जाएगा डी, सेलुलोज नहीं पाया जाता है। मेलानिन किससे स्रावित होता है, मेलानिन किससे स्रावित होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी,
त्वचा के क्रोमेटोफोर से, त्वचा के क्रोमेटोफोर से। कौन सा रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? कौन सा रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? आंसर हो जाएगा इबोला के हेमरेजिक बुखार। बाकी मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया सभी को मच्छर काटने से होता है। विनिमय की क्रियाविधि किसके परिणाम स्वरूप होती है? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान करना। अनुवंशिक पदार्थों को आदान प्रदान करना। मनुष्यों में ऑस्टियोमलेसिस नामक रोग का कारण क्या है? सही जवाब है विटामिन डी की कमी। ऑस्टियोमलेसिस रोग वयस्कों में होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो कौन सा रोग होता है वो होता है रिकेट्स। कौन सा होता है? रिकेट्स। और बुजुर्गों में, वयस्कों में जो होता है ऑस्टियोमलेसिस होता है। ये था बिहार पुलिस भर्ती के प्लेटफॉर्म बुक के वॉल्यूम 3 में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।